खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान आपकी निसाबी किताब के सबक नंबर 10 के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज का हमारे सबक का उन्वान है अक्ल के दुश्मन। ये एक कहानी है और ये पंचतंत्र की कहानी है। पंचतंत्र की कहानी हिंदुस्तान की तहजीब के अंदर बड़ा मुकाम रखती है। कहा जाता है कि दूसरी सदी मसीह कब्ल ये किताब लिखी गई थी। विष्णु शर्मा नाम के विद्वान ने किताब लिखी थी और इस किताब के ज़रिए जो असल मकसद किताब को लिखने का है वो इस्लाह और छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए बच्चों को और बड़ों को पैगाम देना होता है। इंसानियत, समाज और उससे मुतालिक चीज़ों को सिखाना होता है कि क्या काम हमें करने चाहिए, किन कामों को करने से हमें फ़ायदा पहुंचता है, हमारे मुआशरे में सुधार पैदा होता है और किन कामों को हमें बचना चाहिए, बुराइयां पैदा होती हैं, उन कामों की तरफ हमें किस तरह से रुकना चाहिए। तो छोटी छोटी कहानियों के ज़रिए इन कहानियों में पैगाम देने की कोशिश, हमें सुधारने की कोशिश, इस्लाह की कोशिश मुआशरे में की गई है। और जो कहानियाँ होती हैं वो इसी तरह लिखी जाती हैं ताकि मुआशरे में इस्लाह की जा सके। पंचतंत्र की कहानियाँ जानवरों, पेड़ पौधों, बेल बूटों, नदी, तालाब, झरने, इनको किरदार बनाते हुए तमसीली कहानियाँ लिखी गई हैं और मिसालें देते हुए इस कहानी के अंदर हमारे अंदर सुधार पैदा करने की कोशिश की गई है। तो बहुत दिलचस्प कहानियाँ होती हैं, बहुत खूबसूरत कहानियाँ होती हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं और जैसे मैंने बताया ख़ास तौर से बच्चों की तालीम के अंदर, उनकी तरबियत के लिए ये किताबें, ये कहानियाँ बहुत अच्छा किरदार अंजाम देती हैं। आज भी आम बोलचाल में मुँह ज़बानी कहानियाँ याद रहती हैं और एक दूसरे से मुंतकिल होती हुई ये याद करी हुई ये आगे बढ़ती रहती हैं। पंचतंत्र की कहानी है ये और पंचतंत्र के बारे में मैंने आपको बताया कि विष्णु शर्मा ने लगभग दूसरी सदी कब्ल मसीह ये किताब लिखी थी और कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ इसमें शामिल हैं। कहानियों का मतलब होता है कहना। जो कहानी लफ्ज़ है इस मतलब का, इसका नाम का मतलब है कहना, कहानी कहना। और आमतौर पर कहानी बोलचाल की ज़बान में लिखी जाती है और सभी लोग इसे दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि आपका दादा दादी, आपके बड़े बूढ़े, आपके बुजुर्ग बैठकर कोई किस्सा अपना सुनाए, कोई ऐसी दिलचस्प बात सुनाए कि जो आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर दे और जो आपकी फितरत के अंदर, आपके ज़मीर के अंदर बदलाव भी लेकर आए, वो कहानी है। और कहानी की खास बात यह है कि बड़े बूढ़े बच्चे सभी इनको दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। आप कहानी का नाम ले दो कि मैं कहानी सुना रहा हूं तो फौरन आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपके साथी आपके पास आ जाएंगे और वो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहानी ख्वाह कोई भी हो, उसके सुनने वाले का तजस्सुस बरकरार रहता है। ख्वाह यानी कोई भी कहानी हो, किसी भी मौजू के ऊपर हो, सुनने वाले का तजस्सुस, सुनने वाला उस कहानी के अंदर डूब जाता है, वो जासूस बना रहता है कि अब कहानी में क्या होने वाला है। तो सुनने वाले का तजस्सुस कहानी के अंदर, ये दिलचस्पी कहलाता है तजस्सुस को, उसकी दिलचस्पी कहानी के अंदर बनी रहती है, उसको ये जानने की ललक रहती है कहानी के अंदर कि अब आगे क्या होने वाला है। अच्छी कहानी की खास बात यही होती है कि कहानी सुनने वाले का तजस्सुस बरकरार रहे, यानी सस्पेंस में उसका बना रहे कि अब कहानी के अंदर क्या होने वाला है, पहले से उसे कुछ भी मालूम ना दे कि कहानी इस मोड़ के ऊपर जाने वाली है। कहानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने और इखलाकी कदरें सिखाने का मौसर जरिया है। मौसर यानी असरदार जरिया है। कहानी, आप किसी भी शख्स को कोई भारी भरकम बात बताओगे, बच्चों को भारी भरकम बात बताओगे, अच्छे अखलाक की बात बताओगे तो बहुत कम मौक़ों के ऊपर आपकी बात असर कर पाएगी। लेकिन आप वही भारी भरकम बात को हल्की फुल्की कहानी के जरिए समझाओगे, मिसाल दे के समझाओगे, उसको अच्छाई और बुराई के नतीजे सामने रखते हुए समझाओगे तो आपकी बात ज़्यादा मौसर हो जाएगी, ज़्यादा असर आपकी बात करेगी। तो कहानी के ज़रिए हम बात इसलिए कहते हैं ताकि हमारी बात ज़्यादा लोगों तक असर करे और असर करती हुई वो आगे भी बढ़ जाए। आपकी कही हुई बात आपके दिए हुए शख्स तक हद उसकी बन जाएगी, वहीं पर आप रुक जाएगी। लेकिन अगर कहानी होगी तो कहानी फिर वो आगे तक बढ़ती चली जाती है, एक दूसरे से चलती चली जाती है। कहानी की खास बात ये होती है कि कहानी सीना दर सीना जाती है, मुंह ज़बानी आगे बढ़ती चली जाती है। इसमें किरदारों का आपस में तालमेल होता है और वाकयात का तसलसल कायम रहता है। वाकयात मुसलसल होते हैं, तसलसल यानी उसकी रब्त बना रहना, एक वाकये के बाद दूसरा, के पहले हीरो आया, फिर उसके साथ प्रॉब्लम आई, फिर उसके साथ दूसरी चीजें हुई, इस तरह का उनका तसलसल कहानी के अंदर कायम रहना चाहिए। ये अच्छी कहानी की निशानी होती है ताकि लोग उस कहानी से बंधे रहें, उस कहानी से उबताए नहीं, बोरियत का एहसास उनको कहानी के अंदर नहीं हो। और पंचतंत्र की जो कहानी होती है उनमें यही खास बात होती है कि कहानी जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कहानी से हमारा जुड़ाव हो जाता है,
हम कहानी के किरदारों में खुद को देखने लगते हैं, खुद को उस जगह के ऊपर हम महसूस करने लगते हैं। इब्तदाई ज़माने में जब तहरीर का रिवाज नहीं होता था, उस वक्त कहानियाँ सुनने सुनाने से ही ताल्लुक़ रखती थी। जब किताबें नहीं थी, तहरीरी शक्ल के अंदर जो मवाद आज मौजूद है, इतना मौजूद नहीं था। शुरुआती ज़माने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो फिर वो कहानी वही दादा दादी, नाना नानी की कहानियाँ चलती थी और वो अपने बच्चों को, अपने पोते पोतियों को, अपने नवासा नवासियों को वो कहानियाँ सुनाते थे। और वो कहानी तहरीरी शक्ल में नहीं होती थी, लिखित नहीं होती थी, वो मुँह ज़बानी उनको याद रहती थी। और उन्होंने कहाँ से सुनी? उन्होंने अपने दादा दादी से, अपने मम्मी पापा से, अपने अजदाद से उन्होंने कहानी सीखी होती थी। और वो कहानी वो भी कहीं और से लेकर आए थे। तो कहानी सीना द सीना मुंतकिल होती जाती थी, एक मुंह से दूसरे मुंह, एक सीना से दूसरे सीना, एक शख्स से दूसरे शख्स, वो कहानी और उसी शक्ल में वो याद रहती थी। कोई उसको नहीं भूलता था, हर शख्स को कहानियां याद रहती थी। तो शुरुआती कहानियों का रूप बताया है कि वो तहरीरी शक्ल में नहीं होती थी, तहरीर में लिखने का रिवाज नहीं होता था, लेकिन सबको वो कहानियां याद रहती थी। इन कहानियों का कोई एक मुसन्निफ नहीं होता, ऐसी कहानियां सीना ब सीना लोगों तक मुंतकिल होती है। अब उन कहानी जो आपके दादा दादी ने सुनाई, आप उनसे पूछो इस कहानी का मुसन्निफ कौन है, उस कहानी को लिखने वाले का नाम पूछिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये कहानी वक्त के साथ साथ अपनी इर्तिका की तरफ आती है, धीरे धीरे अपने आप ही तैयार होती जाती है, नई चीज़ें इसमें जुड़ती जाती हैं, पुरानी चीज़ें इसमें हटती जाती हैं। सुनाने वाला अपनी दिलचस्पी के अंदाज में उसमें नई नई दिलचस्प चीज़ें जोड़कर जो कहानी का असर है, जो कहानी का असल मगज़ है, उसको बरकरार रखते हुए कहानी में तब्दीलियाँ करता रहता है। तो कोई एक आदमी नहीं कह सकता कि ये कहानी मेरी लिखी हुई है, या किसी कहानी का एक मुसन्निफ मौजूद नहीं हो सकता। यही भी इन कहानियों की एक खास बात है। सीना दाल सीना चलती है, तहरीरी शक्ल में नहीं होती, और जो इनका लिखने वाला है, मुसन्निफ इन कहानियों का नहीं होता। जातक कथाएं, अब इनका जो यहाँ पर आपको बताया है कि क्या कहानियां कहाँ से ली जा सकती है, तो जातक कथाएं इसका एग्जाम्पल है, और पंचतंत्र की कहानियां इसकी बेहतरीन मिसालें हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। पंचतंत्र की मिसालें, कहानियां, ये भी बड़ी मिसाल है, इस तरह की कहानियां मौजूद हैं। और जातक कथाएं, वो कथाएं भी, वो कहानियां भी मौजूद हैं। अब मैंने कहा कि विष्णु शर्मा का नाम आता है, लेकिन विष्णु शर्मा का ये नहीं है कि तबेजाद है या नहीं है, उनकी भी कहीं से ये कलेक्ट की हुई है, जमा की हुई ये कहानियां एक किताब के अंदर मौजूद हैं। कहानियां शुरू करने का कदीम तरीका कुछ इस तरह हुआ करता था, जैसे एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। कहानी की शुरुआत दिलचस्प अंदाज में की जाती थी कि सुनते ही मजा आ जाए, ये कितनी अच्छी बात कही है। एक था बादशाह, हमारा तुम्हारा खुदा बादशाह। अब इस तरह की कहानी जब सुनने बैठते थे तो फिर सुनने वाले को मजा आना ही था, उसको उसमें लज्जत आनी ही थी, और वो उसमें लग जाता था कहानी सुनने के अंदर। कहानियों के जो किरदार होते थे वो भी बड़े खूबसूरत होते थे, वो भी ऐसे होते थे कि जिनको हमारी फितरत मानने से इनकार कर दे, जहाँ हमारी अक्ल तस्लीम ना करे। वही उड़ने वाली परियां होती थी, जिन होते थे, भूत होते थे, चलने वाले दरख्त होते थे, पेड़ पौधे बोल रहे हैं, फूल बोल रहे हैं, झरने पानी की बातें कर रहे हैं, सूरज कलाम कर रहा है, चांद कलाम कर रहा है। इस तरह की चीजें उन कहानियों के अंदर मिलती थी। तो कहानियों में जिन, भूत, देव और परी किरदार के तौर पर शामिल होते हैं और अपना अपना किरदार बखूबी निभाते हैं। जिसका जो रोल कहानी के अंदर है, जितनी देर उसको कहानी में टिकना है, वो उतनी देर कहानी में टिकता है और अपने किरदार को अंजाम देता है। हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं जिनमें जानवरों के किरदार बनाया गया है, जैसे तोता, मैना, शेर और बकरी, यहाँ तक कि मछली, कछुए वगैरह को भी किरदार बनाया गया है। देखिए आप, हमारी कहानियां जो हैं उसके अंदर इस तरह के किरदारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें हमें आसपास मिलने वाले जानवर, पेड़ पौधे, बेल बूटे, चरिंदे परिंदे, सभी के सभी हमारी कहानियों में किरदार नजर आते हैं, और वो कहानी को बड़ी खूबसूरत भी बना देते हैं, दिलचस्प बना देते हैं। ऐसी कहानियां भी लिखी गई हैं जिनमें फूल, कलियां, पत्तियां वगैरह भी आम इंसानों की तरह बातचीत करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मिसाल के तौर पर दी जाती हैं, ये सिर्फ बच्चों को तालीम देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये हमें सीख सिखाती है, समझाती है हमें कि क्या अच्छा है और क्या नहीं करना। तो उससे ये मतलब नहीं कि किरदार क्या है, वहां मतलब ये है कि किरदार पैगाम क्या देना चाहता है, किस चीज से बचना चाहिए और किस चीज की तरफ हमें जाना चाहिए, क्या काम हमें करने चाहिए। तो वो सिखाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह की चीजों को यहाँ पर जिसकी जैसी जरूरत है, आपके मकान बोल पड़ेंगे, आपके घर बोल पड़ेंगे, आपका आंगन बोल पड़ेगा, पत्तियां, पेड़ पौधे, बूटे, आपके फल फूल बोल पड़ेंगे, आपका कुआं, आपके कुएं के जो
घड़े होते हैं वो आपसे बात करने लग जाएंगे इन कहानियों के अंदर। तो मकसद होता है कहानियों को दिलचस्प बनाना। अब दिलचस्प जैसे बना सकता है मुसन्निफ, उन कहानियों को उसी तरीके से वो दिलचस्प बनाता है। उन्हें हम तमसीली कहते हैं, तमसीली कहानी कहते हैं। तमसीली जिसमें मिसाल के तौर पर किसी चीज का इस्तेमाल किया जाए। वो असल में बोलती नहीं है, दरख्त असल में बोलते नहीं है, झरने हमसे बात नहीं करेंगे, वो जो पेड़ पत्तियां बेल बूटे हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पर समझाने के लिए जो असल मकसद है उसको लेते हुए बात को आगे बढ़ाने वाली कहानियां तमसीली कहानी कहलाती है। अब आते हैं पंचतंत्र की तरफ फिर से। तो पंचतंत्र की कहानियों का ऐसा ही एक दिलचस्प मजमुआ है जिसका तर्जुमा दुनिया के बेशतर जुबानों में हो चुका है। बहुत सारी जुबानों में पंचतंत्र की कहानियों का तर्जुमा हुआ है और हर जगह वो बहुत मकबूल है। पंचतंत्र ये 5 किताबों का एक मजमुआ है और पांचों किताबें बड़ी दिलचस्प है, कहानियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और धीरे धीरे कहानियों का मर्तबा यानी नीचे से लेकर ऊपर तक कहानियों का मर्तबा, उनका दर्जा आगे बढ़ता चला जाता है। शुरुआती किताबें, शुरुआती कहानियां बच्चों के लिए हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे पंचतंत्र के अंदर तो वो कहानियां बड़ों को नसीहत देने वाली नजर आने लग जाती हैं। लेकिन सारी कहानियां आसान है और आम जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां हैं। आम लोगों को जीने का तरीका सिखाती हैं, चलने का तरीका सिखाती हैं, सच और हक बात के अंदर और बातिल के अंदर फर्क करती हुई नजर आती है। यहां पर एक कहानी दी गई है, छोटी सी कहानी है और इस कहानी का नाम है अक्ल के दुश्मन। अक्ल के दुश्मन में 4 दोस्त रहते हैं, 4 ब्राह्मण दोस्त हैं, विद्वान हैं और 4 में से 3 तो बहुत पढ़े लिखे हैं और जो चौथा दोस्त है इनका वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो अक्लमंद है। और जो 3 जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ लिख लिए, अच्छे बन गए, ओहदे पे फाइज हो गए, सब कुछ उनको आता है, लेकिन उनकी अक्ल काम नहीं करती, वो अपना अक्ल नहीं चलाते हैं, वो फिजूल बातें करते हैं। तो यहाँ पर कहानी दी है कि चारों इस शहर में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और थोड़े दिन बाद वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर उन गाँव में उनको कोई पूछता नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर कोई उनकी पूछने वाला नहीं है। तो वो सोचते हैं कि यहाँ तो हमारी कोई कदर नहीं है इस शहर में, तो हम अपना शहर बदल देते हैं और एक दूसरे शहर में जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, जहाँ से राजा से हम इनाम और इकरामात से नवाजे जाएंगे। राजा हमें देखकर बहुत खुश होगा, बहुत सारे इनाम हमें देगा। चारों दोस्त साथ चल पड़ते हैं। अब मैंने बताया कि 3 पढ़े लिखे हैं और 3 विद्वान हैं, विद्या उनको मिली हुई है, काबिल हैं, और जो चौथा है वो उनकी तरह काबिल तो नहीं है लेकिन वो अपने पास अक्ल सलीम रखता है, अपना दिमाग रखता है और हर बात वो दिमाग से करता है। रास्ते में चलते चलते उनको एक शेर की लाश पड़ी हुई मिलती है, ढांचा शेर का पड़ा हुआ मिलता है जो मिट्टी में मिल रहा है, खराब हो रहा है। उनके पास विद्या है, उनके पास इल्म है, वो चाहते हैं कि उस शेर को वो जिंदा कर दें। अब वो शेर को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। चौथा साथी उनको समझाता है कि नहीं, इस शेर को जिंदा नहीं करना, अगर इस शेर को जिंदा कर दिया तो हमारा ये शेर काम तमाम कर देगा, हमें खत्म कर देगा। लेकिन वो नहीं मानते और अपनी विद्या से उस शेर को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। कहानी के आखिर में हमें पता चलेगा कि वो क्या होता है, क्या वो शेर जिंदा होता है या वो जो अक्ल वाला आदमी है एक, वो अपने बात से उनको समझा लेता है, उनको बचा लेता है, या फिर सबकी जान चली जाती है, या कौन बचता है कौन मरता है, वो कहानी के आखिर में पता चलेगा। कहानी शुरू करते हैं हम। अक्ल के दुश्मन। और 4 ब्राह्मणों में गहरी दोस्ती थी। कहानी की शुरुआत में वही मैंने बताया कि दिलचस्पी से कहानी शुरू करेंगे, इस तरह से कहानी शुरू करेंगे कि सुनते ही कहानी के अंदर हमारा असर हो जाए कहानी का और हम उसको कहानी को पढ़ने लग जाए। 4 ब्राह्मणों में गहरी दोस्ती थी। उनमें से 3 बड़े विद्वान थे मगर अक्ल से कोरे थे। गहरी दोस्ती, बहुत करीबी दोस्त होना, बहुत अच्छा उनके अंदर दोस्ताना था। और विद्वान, आलिम, पढ़े लिखे को हिंदी में विद्वान कहते हैं क्योंकि हिंदी कहानियां हैं तो हिंदी लफ्ज का यहाँ पर मुसन्निफ ने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है, तर्जुमे में भी बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। अक्ल से कोरे, कोरे यानी खाली होता है। जिस तरह से कोरा घड़ा होता है, साफ घड़ा होता है बगैर पानी का, तो वो कोरा कहलाता है, नया कहलाता है। तो वो अपनी अक्ल से कोरे थे। विद्या तो उन्होंने हासिल कर ली थी लेकिन उनके पास अक्ल नहीं थी। विद्या यानी इल्म, इल्म को हिंदी के अंदर विद्या कहा जाता है। अब चारों की बात हो रही है। 3 बड़े विद्वान थे उसके अंदर लेकिन अक्ल से कोरे थे। लेकिन चौथा जो उनका दोस्त था, चौथा विद्वान तो था नहीं लेकिन अक्ल रखता था। एक बार चारों जमा हुए, उन्होंने कहा यहां तो हमारी विद्या का कोई फायदा नहीं। अब तरह तरह की बातें बैठे हुए करते होंगे, मिलते होंगे, जुलते होंगे। काफी वक्त निकल गया, उम्र उनकी हो रही होगी, तो बैठे हुए बातें कर रहे थे कि अब इस शहर में जब हम रहते हैं, यहां तो हमें कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ तो हमारी कोई कदर ही नहीं है, हमारी विद्या को कोई नहीं जान रहा, हमारा जो हुनर है, हमारा जो इल्म है वो कोई देखने ही नहीं आता। तो क्यों ना हम इस शहर को छोड़ दें,
क्यों ना हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, राजा के दरबार में हमारी बड़ी इज्जत होगी। चुनांचे वे चारों पूरब देश की ओर चल पड़े, जहां पर बड़ा राजा था, बड़ा राज्य था, बड़ी उसकी हुकूमत थी। तो इन्होंने सोचा कि वहां जाएंगे तो कुछ हमें इनाम इकराम वो नवाजेगा, हमें चीजें मिल जाएंगी जिससे हमारी जिंदगी आसानी से गुजरेगी। तो वो पूरब देश के राजा की तरफ चारों दोस्त मिलकर चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनमें सबसे बड़ा वाला बोला, जो सबसे बड़ा विद्वान था, सबसे बड़ा आलिम था, वो कहता है, हम में से एक तो विद्वान नहीं है, सिर्फ अक्ल रखता है, और राजा के दरबार में बगैर विद्या के उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसको अपनी विद्या के ऊपर तकब्बुर है, अपने आप को बड़ा मान रहा है। वो तीन जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कहता है उस शख्स के लिए जो उनका दोस्त तो है लेकिन वो विद्वान नहीं है, लेकिन अक्लबाज है, उसमें अक्लमंदी है। तो वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हम तीनों के पास तो विद्या है, हम तीनों तो राजा से इनाम ले लेंगे, राजा हमें नवाज देगा, खुश होगा राजा हमारी विद्या देखकर। लेकिन ये जो हमारे साथ हमारा साथी जा रहा है, ये बेचारा वैसे ही अपना वक्त फिजूल हमारे साथ बर्बाद कर रहा है, इसे वहां पर कोई इनाम इकराम नहीं मिलने का, इसे तो वापस भेज देते हैं कि तू अपने घर पर वापस चला जा। दूसरा जो दोस्त था वो उससे सहमत हो जाता है कि हाँ बात तो ठीक है, उसको घर भेजा जाना चाहिए। दूसरे ने कहा, ओ भाई अनपढ़, तुम तो घर वापस जाओ, राजा के दरबार में तुम्हारा क्या काम। अब तीसरा उनकी बातें सुन रहा था दोनों की कि ये तो अपने दोस्त को ही छोड़ रहे हैं। पहले ने कहा कि इसको विद्या नहीं आती, इसको घर भेजना चाहिए। दूसरा उसकी बात सहमत है, वो कहता है कि हाँ भाई अनपढ़, तू अपने घर जा वापस और घर जाके अपने काम कर, तू क्यों हमारे साथ वक्त बर्बाद करता है। तो तीसरा उनको टोकता है। तीसरे ने कहा, नहीं भाई, इसको भी आने दो, बचपन का साथी है, हमें जो कुछ मिलेगा उसे भी हिस्सा दे देंगे। चुनाचे चारों इकट्ठे ही चलने लगे। चारों को तदबीर पसंद आई। पहले ने उससे जाने ही कहा, दूसरे ने भी जाने कहा, तीसरे ने कहा कि नहीं है, इसमें अक्ल है, विद्वान नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो हमारा साथी हमारे साथ चल रहा है, चलने दो। अगर इसे इनाम नहीं मिलता है तो जो हमें इनाम मिलने वाला है, जो एजाज हमें हासिल होगा, हम उसे ही आपस में बांट लेंगे। हमेशा से हमारे साथ रहा है, आज भी हमारे साथ ही रहेगा। वो इस बात को मान जाते हैं तीनों और इसको अपने साथ लेकर शहर की तरफ, पूरब की तरफ चल पड़ते हैं। चलते हैं तो कुछ देर के बाद वो एक जंगल से गुजरे। यहां एक मुर्दा शेर की हड्डियां पड़ी थी। अब वो विद्वान थे, अक्लमंद थे, उनको अक्ल क्या थी, उनको विद्वानी उनको क्या थी कि वो जानवरों को या मुर्दा इंसानों को जिंदा कर सकते हैं। एक के पास यह हुनर था कि वो हड्डियों को जमा करके ढांचा बना सकता है। दूसरे के पास हुनर था कि खून खाल वगैरह वो जमा कर सकता है। और तीसरे के पास ये ताकत थी कि वो किसी भी मुर्दा जिस्म के अंदर जान डाल सकता है। ये कहानी का बड़ा हिस्सा है जो यहां पर से नहीं दिया गया, इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस तरह की तीनों को हुनर हासिल थे, इस तरह की विद्या तीनों को हासिल थी। इसीलिए तीनों को अपनी विद्या के ऊपर घमंड था, गुरूर था। तो वो अपनी विद्या को नापने के लिए निकले थे। तो यहां पर रास्ते में चलते रहे तो उनको एक मुर्दा शेर की हड्डियां पड़ी थी। पहले ने कहा, हमें अपनी विद्या इस्तेमाल करनी चाहिए, हम इस मरे हुए शेर को जिंदा कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हड्डियां जोड़ूंगा। बड़ा वाला जो ज्यादा मुतकब्बिर था अपने कामों के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर, जैसे ही उसने शेर की हड्डियां देखी उसके मन में वलवले उठे कि मुझे मेरी विद्या का इस्तेमाल तो अभी तो करूंगा, मैं कब करूंगा अगर अभी नहीं करूंगा। तो वो सबसे पहले उसको जो हड्डियां जोड़ना आता था तो वो कहता है ठीक है, मैं अभी इसकी हड्डियां जोड़ता हूं शेर की। उसने शेर की हड्डियों को जोड़ दिया और उसने फुर्ती से हड्डियां जोड़ दी। दूसरे ने गोश्त, खून और खाल तैयार कर दिए। दूसरे के पास यह ताकत थी कि जिस्म के दूसरे अज्जा वो बना सकता था, दूसरे हिस्से जिस्म के वजूद में ला सकता था, हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा सकता था, खून चढ़ा सकता था, उसकी खाल वो चढ़ा सकता था। तो दूसरे ने भी ऐसा ही किया। दूसरे ने फौरन शेर तैयार कर दिया कि ये लो शेर तैयार हो गया। तीसरा शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तीसरे का काम था जान डालना, उसको जिंदा कर देना। दोनों ने अपना काम कर दिया, अब तीसरा अपना काम करने जा रहा है। वो फटाफट अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हुए शेर को जिंदा करने ही वाला था कि उसका साथी रोकता है उसे। अनपढ़, कौन अनपढ़? जो था तो अनपढ़, विद्या नहीं थी, लेकिन उसके पास अक्ल थी। तो वो उसे रोकता है कि अरे रुक, ये क्या कर रहा है? अगर इसमें जान डाल देगा तो ये हम सबको मारकर खा जाएगा। ये शेर है, शेर, ये कोई बकरी नहीं है जिसको हम पकड़ लेंगे, इसको हम भगा देंगे। कुछ काम करने से पहले अपनी अक्ल तो इस्तेमाल किया करो। विद्या के साथ अक्ल बहुत जरूरी है।
सिर्फ विद्या ही लगाओगे और अक्ल नहीं लगाओगे, इल्म की बातें करोगे और अक्ल की बातें नहीं करोगे, तो तुम्हारा इल्म खाली रह जाएगा, तुम्हारा इल्म नुकसान दे जाएगा। यही पैगाम हमें मिलने वाला है इस कहानी के अंदर। तो अनपढ़ टोकता है, अरे ना समझ, ये शेर है, इसमें तुम जान डाले तो ये सबको खा जाएगा। उसने जवाब दिया, छोड़ो भी, मुझे अपनी विद्या दिखाने दो। वो भी अपने तकब्बुर के अंदर गुम है कि मेरे पास ताकत है तो मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं। मेरे साथी ने उसने दिखाया है कि अभी उसने शेर की हड्डियां जोड़ दी, दूसरे साथी ने शेर के गोश्त ला दिया, शेर की खाल ला दी, शेर के जिस्म के अज्जा बना दिए, और मैं अपनी ताकत ना दिखाऊं तो मुझे मना कर रहा है, तो ये तो मुझे कमजोर समझेंगे। अनपढ़ ने कहा, अच्छा जरा ठहरो, मैं पेड़ पर चढ़ लूं, फिर तू शेर के अंदर जाल डालना। अब अभी वो वहां खड़े हुए हैं, वो पेड़ पर नहीं चढ़ रहे, क्योंकि उनको अपनी विद्या पर गुरूर है कि हम जिसको बना सकते हैं हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं। इस शेर को हम तैयार कर रहे हैं, अगर इसने हमला किया तो हम इसको फौरन नेस्तनाबूद कर देंगे, इसको खत्म भी कर देंगे। उनको अपने ऊपर भरोसा था, अपने ऊपर तकब्बुर था, और अक्लमंद जो था उसने अक्ल से काम लिया कि ये तो मरने के काम कर रहे हैं, मुझे बचने का काम करना होगा, मुझे फौरन पेड़ के ऊपर जाना होगा। तो वो रोकता है, कोशिश करता है रोकने की, लेकिन नहीं रुकते। तो वो क्या करता है, वो पास के पेड़ पर चढ़ता है कि मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं, तब तुम तुम्हारी विद्या का इस्तेमाल करना, मैं ऊपर से बैठकर तुम्हें देखूंगा तुम्हारी विद्या। वो पेड़ पर चढ़ गया, और उसके बाद तीसरे विद्वान ने शेर में जान डाल दी। अब शेर में जान डाल दी तो क्या होगा, जो ही शेर जिंदा हुआ सबको खा गया। और अक्लमंद ने, अनपढ़ ने दरख्त से उतरकर अपने घर की राह वापस ली। जैसे ही शेर को जिंदा किया तो जो होना था वो हुआ। शेर ने तीरों को फाड़ डाला, तीनों को खत्म कर डाला, और वो जो दरख्त के ऊपर बैठा हुआ सारा माजरा देखता रहा। वो भी क्या कर सकता है, उसने समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि अक्ल को इल्म के साथ मिलाकर साथ चलना होगा। आप अपने इल्म के घमंड में रहोगे, तकब्बुर में रहोगे और अक्ल नहीं लगाओगे तो आपका फेल होना लाजमी है। और यही इनके साथ हुआ। शेर ने उन तीनों को मार डाला, और जो अक्लमंद था वो अपनी अक्ल से बच गया, और वो वापस अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो छोटी सी कहानी है ये, बड़ी खूबसूरत कहानी है, और इस कहानी के जरिए पैगाम दे दिया है कि अपनी ज्ञान के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर, अपनी विद्या के ऊपर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। कोई छोटा शख्स है उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए। जहाँ से हमें सीख मिले, जहाँ से हमें समझ मिले, उस समझ को ले लेना चाहिए, और सभी की बातों का हमें एहतराम करना चाहिए। अक्ल की बात आती है तो अक्ल की बात की जाए, इल्म की बात आती है तो इल्म की बात की जाए। दोनों को मिलाते हुए काम किया जाए, दोनों को साथ रखते हुए काम किया जाए। अक्ल लगा रहे हैं और वहां पर इल्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब भी आपको परेशानी होगी कामों के अंदर। और इल्म का काम कर रहे हैं आप और अक्ल नहीं लगा रहे, तब तो और ज़्यादा लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसा इनके साथ हुआ था। तो बड़ी खूबसूरत कहानी है, इसको पढ़ें और कोशिश करें पंचतंत्र की और भी कहानियाँ आप जमा करें कहीं और से, और उनको भी पढ़ने की कोशिश करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अलविदा।